रीबर्थ ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ नागमणि एपिसोड 11। ऋत्विक के बुलाने पर केतन, व्योम, ऋत्विक के सामने आकर खड़ा हो गया। वही ऋत्विक अपनी ही धुन में बात लग गया। केतन, मिस्टर जॉन एंड सांस कंपनी में बात करो और उनसे कहो कि हमें अपनी सेल्स रिपोर्ट सबमिट करे। एंड मिस्टर शर्मा को बोलो मुझे इस महीने का ऑडिट रिपोर्ट ला कर दे। अच्छा सुनो, तुम अभी शिवन्या के पास जाओ और उसे ये फाइल दे दो। साथ में कहना कि उसे मेरी नेक्स्ट मीटिंग में मेरे साथ रहना है और इस फाइल पर प्रेजेंटेशन देना है, तो प्रॉपर तैयारी कर ले। अब जाओ। इतना बोल ऋत्विक फिर अपने काम में लग गया। वही व्योम ऋत्विक के चेयर के पास आकर खड़ा गया। इससे ऋत्विक हैरान हो गया। ऋत्विक हैरानी से पूछने लगा, केतन क्या हुआ तुम्हें, कुछ और भी कहना है क्या? व्योम फिर अपने हाथ मुट्ठी को मजबूत कर लेता है। वो ऋत्विक के ऊपर हमला कर ही देता। इतने में वहां शिवन्या बिना नॉक किए ही केबिन में घुस आए। उसकी आहट से व्योम और ऋत्विक दोनों ही उसकी तरफ देखने लगे। ऋत्विक फिर चिढ़ते हुए बोला, क्या आखिर चल क्या रहा है यहाँ? एक जाने का नाम नहीं ले रहा और दूसरा बिना नॉक किए ही अंदर आ गया। आखिर मांजरा क्या है? शिवन्या तुम ऐसे बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आ सकती हो? ये सुन व्योम का दिमाग फिर खराब हो गया। वो अपना हाथ उठाए तब तक शिवन्या उसके पास चली आई और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगी। वो फिर ऋत्विक से एक्सप्लेन करते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, वो मुझे मिस्टर केतन का बहुए अर्जेंट काम है इसलिए मुझे ऐसे यहाँ आना पड़ा। सॉरी टू डिस्टर्ब टू, आई वॉन्ट डू दिस अगेन, सॉरी। इतना बोल शिवन्या केतन को खींच के वहां से ले गई। वही ऋत्विक बस चौंकता हुआ उन दोनों को वहां से जाते हुए देखता रहा। शिवन्या ऋत्विक के केबिन से दूर एक कोने में व्योम को ले गई और गुस्सा करते हुए कहने लगी, व्योम ये सब क्या है? तुमने मिस्टर केतन के साथ क्या किया एंड तुम अंदर क्या करने वाले थे ऋत्विक सर के साथ? व्योम फिर अपने असली रूप में आकर नजरें चुराकर कहने लगा, क्या मतलब मैंने क्या किया? मैंने बस उसे बेहोश किया था और कुछ भी नहीं। और मैं शिवन्या नम आंखों से बोली, नहीं, तुमने उन्हें बेहोश नहीं किया, तुमने उन्हें जान से मारने की कोशिश की और तुम अंदर ऋत्विक के साथ भी वो ही करने वाले थे जो तुमने मेरे। ये सुन व्योम शिवन्या के गुलाबी होठों पर अपनी उंगली रख देता है। वो दबी आवाज में बोला, शिवू प्लीज तुम उसका नाम मत लेना, मुझे ये पसंद नहीं। ये सुन शिवन्या लंबी सांस लेने लगी। उसने भारी दिल के साथ कहा, व्योम आगे से तुम मिस्टर ऋत्विक से दूर ही रहोगे, मुझसे वादा करो नहीं तो मैं। व्योम फिर आंखें बड़ी करके पूछने लगा, नहीं तो फिर क्या? शिवन्या व्योम की आंखों में आंखें डालकर बोली, व्योम अब अगर तुमने मेरे किसी भी करीबी को या जान पहचान वाले को मारा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगी, देख लेना। ये सुन व्योम आंखें बड़ी करके हैरानी से शिवन्या को देखने लगा। व्योम रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा, शिवू प्लीज तुम ऐसा मत कहो, तुम जो कहोगी मैं वो सब करूंगा, प्लीज तुम मुझसे दूर जाने की बात मत करो, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता। तभी शिवन्या जोर देते हुए बोली, अगर ऐसा ही है तो जाओ और केतन जी को ठीक कर दो, उन्हें होश में ले आओ। ये सुन व्योम अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा लेता है। वो लंबी सांस लेने के बाद बोला, शिवन्या इस पूरी दुनिया में मेरे जहर का कोई काट नहीं, उसे कोई तो क्या खुद मैं भी अब जिंदा नहीं कर सकता, अब वो मर चुका है। ये सुन शिवन्या का दिल बैठ जाता है। वो व्योम से नाराज हो जाती है। वही व्योम को केतन के मरने से रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा। वही शिवन्या बिना व्योम की तरफ देखे अपने केबिन में चली जाती है। फिर व्योम भी वहां रहकर क्या करता? शिवन्या की खातिर वो ऋत्विक जो जिंदा छोड़ वहां से निकल जाता है। अब शिवन्या के केबिन में ऋत्विक अपने लैपटॉप पर केतन को शिवन्या के केबिन में एक सोफे पर लेटा हुए पाता है। उससे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो खुद से ही सवाल करते हुए बोला, अरे अब केतन को क्या हुआ? अभी तो ये मेरे सामने था और ये ऐसे सो क्यों रहा है, वो भी मेरी शिवन्या के केबिन में। तभी ऋत्विक देखता है कि शिवन्या केबिन में आती है और केतन का हाथ पकड़कर उसके सामने बैठ जाती है। ये देख ऋत्विक की आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी चेयर पर खड़ा होकर गुस्से में इधर उधर चलने लगा। वो गुस्से में बोला, आखिर ये सब चल क्या रहा है? पहले तो शिवन्या केतन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई और अब वो अपने केबिन में केतन का हाथ पकड़कर बैठी हुई है। कहीं इसे केतन पसंद तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, शिवन्या मुझ जैसे हैंडसम हंक को छोड़कर इस केतन को पसंद क्यों करेगी? तो फिर ये ऐसे केतन का हाथ पकड़े क्यों बैठी है? ये मुझसे और सहन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल ऋत्विक अपने बगल वाले यानी शिवन्या के केबिन में बिना नॉक किए चला जाता है। इससे शिवन्या चौंक जाती है। वो हैरानी से पूछने लगी, ऋत्विक सर आप यहाँ?
ऋत्विक फिर गुस्से में बोला, सवाल ये नहीं है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, सवाल ये है कि केतन यहाँ क्यों है, और सबसे पहले ये बताओ कि केतन यहाँ ऐसे सो क्यों रहा है। शिवन्या ये सुन परेशान हो जाती है। वो बहाना बनाते हुए कहने लगी, ऋत्विक सर, मिस्टर केतन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने उन्हें यहाँ सुला दिया, ये थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। दरअसल शिवन्या ने व्योम का जहर तो निकाल दिया था पर केतन को अब तक होश नहीं आया था। शिवन्या को केतन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। शिवन्या खुद को रोने से अब रोक नहीं पाती और रोने लगती है। ऋत्विक ये देख परेशान हो जाता है। वो दिलासा देते हुए कहता है, शिवन्या तुम प्लीज रो मत, कुछ नहीं होगा केतन को, तुम्ही ने तो कहा ना कि वो बहुत जल्द होश में आ जाएगा, फिर तुम ऐसे रो क्यों रही हो। शिवन्या अब और खुद को रोक नहीं पाती और ऋत्विक के गले लग जोर जोर से रोने लगती है। वो फिर दबी आवाज में बोली, ऋत्विक जी, केतन अब कभी नहीं उठेंगे। ये सुन ऋत्विक फिर हैरान हो गया। वो केतन की तरफ देखने लगा जो अभी भी बेहोश था। उसे शिवन्या की कही हुई ये बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती। ऋत्विक फिर अनजाने में एक हाथ शिवन्या के सिर पर रखता है और दूसरा केतन के सिर पर। केतन को यूं बेहोश देख और शिवन्या को ऐसे रोते देख ऋत्विक का दिल भी बैठ जाता है। वो आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे शिव जी, प्लीज केतन को ठीक कर दो, उसे सही सलामत कर दो, उसकी जान बख्श दो, मेरी शिवन्या का ये दर्द खत्म कर दो, प्लीज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इन सबके बीच इस बात से शिवन्या और ऋत्विक दोनों ही अनजान होते हैं कि शिवन्या के सिर पर व्योम में रखी नागमणि ऋत्विक के हाथ पड़ते ही धीरे धीरे चमकने लगती है। उसका प्रकाश तेज और तेज होता जा रहा है। शिवन्या अब तक नागमणि की शक्तियों को जागृत नहीं कर पाई थी पर ऋत्विक ने बस एक हाथ रख के उसे जागृत कर दिया। नागमणि की ऊर्जा शिवन्या से होते हुए ऋत्विक में जाती है, वही ऋत्विक से होते हुए केतन में, तो केतन की सांसें जैसे वापस आने लगती है। वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स देने लगता है। कुछ देर तक ये सिलसिला चलने के बाद केतन होश में आ जाता है। वो जब आंखें खोलता है तो तेज रोशनी उसकी आंखों में जाती है, तो वो जोर से चिल्लाता है, अरे कोई ये तेज रोशनी मुझ पर से हटाओ, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। केतन की कर्कश आवाज सुनकर ऋत्विक और शिवन्या दोनों हैरानी से अपनी आंखें खोलती है। इतने में ऋत्विक शिवन्या के सिर पे से अपना हाथ हटा देता है। इससे सारी रोशनी झटके में खत्म हो जाती है। शिवन्या और ऋत्विक फिर हैरानी से केतन को देखने लगते हैं, फिर अगले ही पल दोनों अलग हो जाते हैं। केतन को सही सलामत देखकर शिवन्या को तो यकीन ही नहीं होता। वो सोच में पड़ जाती है, अरे केतन जी को होश आ गया, लेकिन ये कैसे हुआ। व्योम ने तो कहा था केतन अब कभी होश में नहीं आएंगे, फिर ये जरूर शिवजी का चमत्कार है। ये सारी आपकी मेहरबानी है शिवजी, आपको लाख लाख धन्यवाद कि आपने केतन को ठीक कर दिया। थैंक यू शिवजी, थैंक यू सो मच। ऋत्विक फिर केतन को हाथ देकर खड़ा करता है। केतन हैरान होकर पूछने लगा, अरे सर, मैं यहाँ कैसे एंड माय ऐसे सो क्यों रहा था। आह, मेरा सिर एकदम से भारी क्यों हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है मुझे। ऋत्विक केतन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कोई बात नहीं केतन, कभी कभी ऐसा होता है, तुम घर जाओ और आराम करो, और हाँ, तुम्हें कल भी ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, टेक रेस्ट वेल। ये सुन केतन हाँ में सिर हिला देता है। उसे सच में आराम की सख्त जरूरत थी। वो मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे हैं। इतना बोल केतन वहां से निकल जाता है। वही शिवन्या उसे अपने पैरों पर सही सलामत जाता हुए देख इतना खुश हो जाती है कि वो ऋत्विक को खुशी से कसके गले लगा लेती है। शिवन्या अभी सच में दिल से केतन के लिए खुश थी। वही शिवन्या के इस एक्शन से ऋत्विक के दिल के बाग में ढेर सारे फूल एक साथ खिल जाते हैं। उसका दिल जैसे गार्डन गार्डन हो गया। ऋत्विक भी पीछे से शिवन्या को गले लगाता, इससे पहले ही शिवन्या उससे अलग भी हो जाती है। फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर आपने मिस्टर केतन को तो छुट्टी दे दी, अब प्लीज मुझे भी छुट्टी दे दो प्लीज। शिवन्या का सुद्दन एक्शन और ऊपर से उसका मासूमी भरा चेहरा, उसे देख ऋत्विक का दिमाग जैसे पूरा ब्लैंक हो गया था। वो बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिला देता है। इससे शिवन्या और भी ज्यादा खुश हो जाती है और ऋत्विक का हाथ पकड़कर कहती है, थैंक यू सो मच सर, आप सच में बहुत अच्छे हैं। हर कंपनी में आप जैसा बॉस होना चाहिए। थैंक यू सो मच। इतना बोल शिवन्या भी वहां से निकल जाती है। उसके जाने के काफी देर बाद ऋत्विक रियलिटी में वापस आता है। वो इधर उधर शिवन्या को ढूंढता है, फिर अपने केबिन में सीसीटीवी देखने लगता है। ऋत्विक जब देखता है कि कैसे उसने खुद ही शिवन्या को जाने की परमिशन दी, वो जोर से टेबल पर हाथ मारता है। फिर
शीट यार करने लगता है। वही अपनी दीदी को आधे दिन में ही वापस आए देखकर नितिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इससे माँ और पापा भी बहुत खुश होते हैं। वही व्योम शिवन्या की खुशी देख सरप्राइज हो जाता है। उसे तो लगा था कि शिवन्या उससे बहुत ज्यादा नाराज होगी और उसे अब शिवन्या को मनाने के लिए ढेर सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। वही शिवन्या खुशी से चहकते हुए व्योम के पास आकर उसके गले लग जाती है। फिर खुशी से कहती है, झूठे कही के, तुमने ऐसा क्यों कहा कि केतन जी कभी होश में नहीं आएंगे? तुम उन्हें ठीक नहीं कर सकते। मैं सब जानती हूँ, तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। व्योम, तुम्हारा सरप्राइज बहुत ही बढ़िया था। जब केतन जी को होश आया मैं तो सच में चौंक गई थी। व्योम, तुमने तो सच में मुझे डर ही दिया था। आज अगर उन्हें होश नहीं आता तो मैं सच में तुमसे कभी बात नहीं करती। थैंक यू, तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। तुम बहुत अच्छे हो व्योम, बहुत ही ज्यादा अच्छे, हमेशा ऐसे ही रहना। ओके। ये सुन व्योम हैरान हो जाता है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता कि शिवन्या ये क्या कह रही है। वही माँ और पापा दोनों अजीब महसूस करते हुए वार्ड से बाहर चले जाते हैं लंच लेने। वही नितिन अपनी दीदी और जीजू के इस साइड मोमेंट को बहुत मजे से एंजॉय करता है। उसे उन दोनों को ऐसे साथ में देखना बहुत अच्छा लगता है, तो वो सुकून की सांस लेता है। इतने में व्योम को नागमणि की ऊर्जा का आभास हो जाता है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वो बहुत हैरानी से शिवन्या को देखने लगता है। वही शिवन्या बस अपनी ही धुन में मगन होती है। शिवम हॉस्पिटल में नितिन अपना छोटा सा मुंह बड़ा करके मजे से अपनी दीदी को व्योम से लिपटते हुए देख रहा था। उसका ऐसा करना व्योम को अच्छा नहीं लगता, तो वो अपनी आंखें बड़ी करके उसे दूसरी तरफ देखने का इशारा करता है। इससे नितिन को मस्ती सूझी तो वो अपना हथौड़ के पास लाकर खराशने लगा। इससे वार्ड की शांति भंग हो गई, साथ में शिवन्या जैसे अपने होश में लौट आई। शिवन्या देखने लगी, तभी उसने पाया कि उसका नटखट नितिन उसे देख कब से रहा था, तो वो शर्मा गई, फिर तुरंत ही झटके से व्योम से अलग हो गई। इससे व्योम नितिन पे बुरी तरह भड़क गया। वो नितिन को गुस्से से घूरने लगता है। वही नितिन व्योम को बत्तीसी दिखाते हुए उसकी टांग खींचने लगा। वो जोर जोर से हंसने लगा। इससे शिवन्या नितिन के कान पकड़कर खींचने लगी। इससे नितिन की हा हा आय आय आ में बदल गई। तब जाकर व्योम के कलेजे को ठंडक मिली। इतने में माँ और पापा चारों का लंच लेकर वार्ड में आ गए। माँ खुश होते हुए बोली, चलो सब, टेस्टी टेस्टी खाना आ गया है। ये सुन नितिन और शिवन्या दोनों के ही मुंह में पानी आ गया। वही व्योम के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। वो बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। हे महादेव, मैंने जो महसूस किया क्या वो सच में सच ही था? शिवन्या ने नागमणि की शक्तियों को जागृत कर दिया, पर कैसे? इसके लिए तो साफ दिल, मजबूत इरादा, महादेव पर अटूट विश्वास, कठोर मन और दृढ़ संकल्प शक्ति चाहिए होती है। इतना बोल वो शिवन्या को देखता है जो किसी मैडम और नादान बच्ची की तरह खाना खा रही थी। उसे देख व्योम को ये पक्का यकीन हो गया कि ये काम शिवन्या का तो नहीं है, लेकिन फिर उसके मन में ढेर सारे सवाल पैदा हो गए। हे शिवजी, अगर ये काम शिवन्या का नहीं है तो किसका है? इंसानी दुनिया में ऐसा कौन है जिसके पास इतनी ताकत है जो नागमणि को पा सकता है? मुझे इस बात की तह तक जाना होगा। हम कुछ देर बाद नितिन दवाई लेकर सो गया। वही माँ और पापा आराम करने के लिए घर आ गए। अब बस शिवन्या और व्योम ही बचे थे। थोड़ी देर बाद व्योम खड़ा होकर बोला, शिवू, तुम यहाँ नितिन के पास रहो, मैं थोड़ी देर में आया। शिवन्या हैरान होकर बोली, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो और क्यों? व्योम लंबी सांस लेते हुए बोला, यहाँ हमारे सिवा और भी बहुत लोग हैं। शेषा भी यहाँ आई हुई है, और मेरे। इतना बोल व्योम शिवन्या से नजरें चुराने लगा। वही इससे शिवन्या के दिल में तेज दर्द उठा। शिवन्या इस कड़वे सच को अभी तक हजम नहीं कर पाए। ऐसा होता भी क्यों ना, शिवन्या ये कैसे सहन करे कि उसके व्योम की उसके अलावा कोई दूसरी बीवी हो, साथ में उस बीवी से उसके 4 बच्चे भी हो। शिवन्या ने जब शेषा के बारे में सोचा तो उसका मन ना चाहते हुए भी कड़वा हो गया, पर अब वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ गया। वही व्योम ने जब देखा कि शिवन्या शेषा के नाम से इतनी उदास हो गई तो उसे भी बहुत बुरा लगा। व्योम ने प्यार से शिवन्या के सिर पर हाथ फेरकर उसे किस किया, फिर बोला, शिवू, तुम अपना और नितिन का ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तुम मेरा इंतजार करोगी ना? ये सुन शिवन्या नम आंखों से व्योम को देखने लगी। उसका व्योम उसकी सौतन के पास जा रहा है, इतना सोचकर ही शिवन्या का मन कचोटने लगा। फिर भारी दिल के साथ वो बोली, ठीक है, पर जल्दी आना।
व्योम ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर तुरंत ही वहां से निकल गया। उसके जाते के बाद शिवन्या खुद को और रोक नहीं पाई और रोने लगी। व्योम को शेषा ने अपनी शक्ति से पहले ही बता दिया था कि वो मुंबई के बाहर एक सुनसान इलाके में है जहां सिवाय जंगल के कुछ भी नहीं। व्योम वहां आकर जोर से चिल्लाया, शेषा, शेषा, कहाँ हो तुम? इतने में वैशाली रेंगते हुए वहां आए और आधी इंसान बनकर खुश होते हुए बोली, पापा कैसे हैं आप? आपको हमारी याद आई। अपनी मासूम बेटी को देख व्योम का गुस्सा पल भर के गायब हो गया। व्योम अपनी वैशाली पर सबसे ज्यादा प्यार लूटता था जब से वो पैदा हुई थी। यूं कहो कि वैशाली व्योम की सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसका शेषा ने जमकर फायदा उठाया। शेषा शुरुआत से ही ऐसी कोई औलाद चाहती थी जिसे देखने भर से ही व्योम पिघल जाए, इसलिए उसने जब तक ऐसी औलाद मिल ना गई व्योम से रिश्ता बनाए रखा। आखिर में वो अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। व्योम ने वैशाली के सामने खुशी से अपनी बाहें फैला दी। वही वैशाली खुश होते हुए अपने पापा के गले लग गई। वैशाली मासूम सी आवाज में बोली, पापा मैंने आपको बहुत याद किया। व्योम भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया मेरी वैशु। इतने में शेषा, कालाक्ष, विष और दुष भी वहां आ गए। शेषा सच में बहुत चालक नागिन थी। उसने जानबूझकर वैशाली को आगे किया ताकि वो व्योम का गुस्सा शांत कर दे। उसे ये अच्छे से पता था कि व्योम उसका ऐसे इंसानी दुनिया में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कालाक्ष, विष और दुष फिर तीनों ही व्योम के पास आकर उसके पैर छूते हैं। व्योम फिर शांत होकर तीनों से बोला, हमेशा खुश रहो। तुम सब यहाँ कब आए और मुझे यहाँ आने के बारे में बताया क्यों नहीं? कालाक्ष मासूम बनते हुए बोला, पापा वो वैशाली को आपकी बहुत याद आ रही थी, ऊपर से हमें भी आपसे मिलने का मन हो रहा था तो बस हमने ये बात माँ को बताई। माँ ने दादा दादी को, फिर उन्होंने हमें यहाँ आने की इजाजत दी तो हम यहाँ आ गए। पापा आपको हमें यहाँ देखकर खुशी तो हुई ना? ये सुन व्योम प्यार से कालाक्ष के सिर पर हाथ फेरा, फिर कहा, हाँ बेटे, पूरी दुनिया में सिर्फ तुम चारों ही तो हो जिन्हें देखकर मुझे खुशी मिलती है। मैं तुम सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। ये सुन सभी बच्चे खुश हो गए। वही शेषा व्योम के पास आकर गुस्सा करते हुए शिकायत करके बोली, व्योम आप तो यहाँ खुद है लेकिन हमारे बच्चे और हमारा नागलोक बिल्कुल भी खुद नहीं है। आपको पता भी है नागलोक की क्या हालत हो गई है। सभी को नागमणि को जाने का डर लग रहा है। सबको हर वक्त बस यही फिक्र होती है कि कहीं कोई दुश्मन आकर हमसे हमारी नागमणि छीन ना ले। और तो और, क्या आपको ये पता है कि जब हम यहाँ आए तो हमारा सामना किससे हुआ? ये सुन व्योम ने लंबी सांस ली, फिर कहा, मैं जानता हूँ। जब तुम लोग यहाँ आए तब तुम सबका सामना नेवलों से हुआ। उन्होंने शिवन्या पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। शेषा नाराजगी से बोली, हाँ इस बार तो वो लोग हार गए। लेकिन व्योम, ये हमेशा तो नहीं होगा ना। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। नागमणि की सही जगह नागलोक में है, इंसानी दुनिया में नहीं। यहाँ तो वो वैसे भी काम नहीं करती। ये सुन व्योम मुस्कुराने लगता है। उसे देख सभी चौंक गए। वैशाली हैरान होकर बोली, पापा आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? माँ क्या कुछ गलत कहा है? व्योम वैशाली की थोड़ी पकड़कर गर्व के साथ बोला, वैशु तुम सबको अब नागमणि की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवन्या ने नागमणि की शक्तियों को जागृत कर लिया है। और तो और कल रात वो नागिन भी बन गई थी। अब वो नागलोक की नागरानी बनने के काबिल हो गई है। ये सुन सभी चौंक जाते हैं। कालाक्ष अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वही शेषा के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक जाती है। शेषा हैरान होकर बोली, व्योम ये आप क्या कह रहे हैं? शिवन्या नागिन बन गई और उसने? व्योम गहरी आवाज में बोला, हाँ ये सच है, लेकिन। कालाक्ष अपनी भड़ास दबाते हुए बोला, लेकिन क्या पापा? व्योम कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मुझे शक है कि नागमणि को शिवन्या ने जागृत नहीं किया। मेरा मतलब ये काम उसका नहीं है। ये सुन सभी फिर से चौंक जाते हैं। शेषा जिसका दिमाग पूरा खराब हो चुका था वो जोर देते हुए पूछती है, व्योम ये क्या बोल रहे हैं आप? आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो नागमणि की जागृत करना आसान काम नहीं है। इतना मुश्किल काम शिवन्या से नहीं हो सकता। इंसानों के बस की ये बात नहीं और किसी भी आम नाग या नागिन से भी ये काम नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक नागरानी ही कर सकती है, वो भी नागराज के साथ मिलकर। फिर ये कौन कर सकता है? व्योम पक्का इरादा बनाते हुए बोला, यही तो पता करना है मुझे। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि ये किसका काम है, और मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसमें मेरी मदद करो। ये सुन कालाक्ष, विष, दुष और वैशाली सभी शेषा की तरफ देखने लगते हैं, मानो पूछ रहे हो कि हमें क्या पापा की बात माननी चाहिए या नहीं।
वही शेषा सोच में पड़ जाती है। व्योम फिर याद करके पूछता है, अरे हाँ, जिया ने बताया था कि तुमने उन नेवलों को कैद करके रखा है, कहाँ है वो? ये सुन शेषा गर्व से बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, वो अभी भी हमारी कैद में है। आपके बच्चे बिल्कुल आपकी तरह बहादुर और निडर है, तभी तो उन्होंने अकेले ही उन्हें ठिकाने लगा दिया। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। इतना बोल शेषा नागिन बन वहां से आगे चली जाती है। वही व्योम भी नाग बन के उसके पीछे चला जाता है। वही कालाक्ष, विष और दुष्ट तीनों अपने मम्मी पापा को साथ में जाते हुए देखते रहते हैं। उनके जाने के बाद वैशाली आह भरते हुए कहती है, हाय माँ और पापा ऐसे साथ में कितने अच्छे लगते हैं, पता नहीं वो चुड़ैल कहाँ है, पापा की जिंदगी में आ गई। हम्मम, मुझे नफरत है उससे। विष भी मुंह बनाते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, जरूर उसने ही कोई काला जादू किया है हमरे पापा पर, तभी वो हमें नागलोक को भूलकर यहाँ इंसानी के बीच रहे हैं। दुष्ट कंधे ऊंचकाकर बोला, जो भी हो, मैं उस इंसान को अपनी छोटी माँ कभी नहीं मानूंगा। हमारी बस एक ही माँ है और वो शेषा माँ ही रहेगी। अगर हमें माँ और पापा को ऐसे ही हमेशा साथ में देखना है तो हमें इस शिवन्या को पापा की जिंदगी से दूर करना होगा। हमारा छोटा सा परिवार बचाने का यही तरीका है। ये सुन कालाक्ष नफरत से बोला, तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? माँ और पापा को आने में देर लगेगी तो क्यों न हम ये काम अभी ही किए देते हैं, क्या कहते हो? ये सुन सभी कालाक्ष की तरफ देखने लगते हैं, फिर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। वही हॉस्पिटल में शिवन्या को बहुत अजीब लगता है। उसका दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, पर क्या और क्यों? शिवन्या हाथ जोड़कर कहती है, हे शिव जी, अब क्या गलत होने वाला है? मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? प्लीज मेरे व्योम का ख्याल रखना, उसे हिम्मत देना प्लीज। वही कुछ ही देर में कालाक्ष, विष, दुष और वैशाली शिवम हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और हॉस्पिटल को गौर से देखने लगते हैं। शेषा और व्योम देखते ही देखते एक खंडहर जैसे घर में आ जाते हैं। शायद ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया। वहां ढेर सारे नेवले कांटेदार रस्सियों से बंधे हुए लटक रहे थे। वो सब खून से लथपथ थे। उन्हें देखकर कोई भी ये बात आसानी से बता सकता था कि उन्हें कितनी बेरहमी से यहाँ टॉर्चर किया गया है। उन्होंने पिछले कई घंटों से एक बूंद पानी भी नहीं पिया, इसलिए उनके मुंह सूखे थे। सबको ऊपर उल्टा लटकाया गया था। अगर व्योम की जगह कोई दूसरा शख्स होता तो नेवलों के दर्द को देख रो ही पड़ता। लेकिन व्योम उन्हें ऐसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसे उन सबसे सिर्फ गिनाए। वो फिर आधा नाग बन एक एक को मारने लगा। आखिर उनकी हिम्मत भी कैसे हुई व्योम की शिवन्या को हाथ भी लगाने की। व्योम फिर एक एक को ऊपर से नीचे फेंकने लगा, फिर सबको बारी बारी से मौत के घाट उतारने लगा। इस समय व्योम उन नेवलों का यमदूत बना हुआ था, पर उन नेवलों के लिए व्योम किसी फरिश्ते की तरह था, क्योंकि अंधकार के देवता कालाक्ष ने उन्हें जीते जी नर्क दिखा दिया था। वो सभी उनसे मौत की भीख मांगने लगे, लेकिन उन पर ना ही कालाक्ष को दया आई और ना ही शेषा को। तो वो सारे नेवले खुशी खुशी व्योम के हाथों अपनी मौत स्वीकार करके भगवान के पास चले गए। सभी की जान लेने के बाद अब जाकर व्योम के कलेजे को ठंडक पड़ी। वो सुकून की सांस लेते हुए बोला, शेषा, ये तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया जो तुमने इन्हें जिंदा रखा। मैं खुद इन्हें जान से मारना चाहता था। अब जाकर मुझे सुकून मिला। बहुत अच्छे। कभी कभी तुम अपने छोटे से दिमाग का अच्छा इस्तेमाल कर लेती हो। शेषा ये सुन बहुत खुश हो गई। ऐसा बहुत ही कम हुआ था जब व्योम ने शेषा की तारीफ की हो। आखिर बार जब व्योम ने शेषा की तारीफ की थी वो वैशाली के जन्म का दिन था। जो भी हो, इससे शेषा सातवें आसमान में उड़ने लगती है। वो खुशी से व्योम के साइन से लग जाती है। वो शर्माते हुए बोली, व्योम, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आप नहीं जानते मैं आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए कितना तरसती हूँ। आपका धन्यवाद। शेषा के यूं खुद से चिपकने से व्योम चिढ़कर मुंह बनाने लगा, लेकिन शेषा को अब इसकी आदत पड़ चुकी थी, तो शेषा व्योम को छोड़ती नहीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर में कालाक्ष, विष, दुष और वैशाली शिवम हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और हॉस्पिटल को गौर से देखने लगते हैं। उन्हें शिवन्या एक छोटे से वार्ड में दिख जाती है तो वो नर्स का रूप लेकर वहां चले जाते हैं। वार्ड में शिवन्या अकेले अकेले फोन को स्क्रॉल कर रही होती है। वही नितिन मस्त खराटे लेकर सो रहा होता है। फिर अचानक से 4 नर्स वार्ड के अंदर आ जाती है और एक दरवाजे को अंदर से बंद करके वही खड़ी हो जाती है। इससे शिवन्या चौंक जाती है। वो नितिन के कारण धीरे से पूछती है, अरे, आप लोग एक साथ ऐसे, और आप दरवाजा बंद क्यों कर रहे हैं?
इतने में दुष्ट शिवन्या के पास आकर अपने हाथ में रखा चाकू उसकी तरफ कर देता है। ये सब इतना अचानक होता है कि शिवन्या को खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिलता। वो जोर से चिल्लाती इससे पहले ही कालाक्ष पीछे से आकर शिवन्या का मुंह कसके बंद कर देता है। दुष्ट बेदर्दी से शिवन्या के पेट में वो नुकीला तेज चाकू घुसा देता है। अब इसे भगवान का चमत्कार कहे कि संयोग की उसी समय ऋत्विक वहां आ जाता है और दरवाजा खोल देता है। इससे धक्का लगने से वैशाली आगे की तरफ आ जाती है। वैशाली ये देख चौंक गई कि वो आखिर एक मामूली इंसान के धक्का मारने से हिल कैसे गई। वही ऋत्विक वार्ड का ये नजारा देख सरप्राइज हो गया। वो तुरंत ही अंदर आकर दुष्ट को पीछे से गले से पकड़ लेता है। इतने में विश आकर ऋत्विक को पीछे करने लगता है। वही ऋत्विक अकेला ही दुष्ट और विश दोनों को ही शिवन्या से दूर पछाड़ देता है। उसका ऐसा करना सबको हैरान कर देता है। ऋत्विक दुष्ट और विश को मारने लगता है। वही कालाक्ष शिवन्या का गला और जोर से दबाने लगता है। वही इससे नितिन जाग जाता है और चिल्लाने लगता है, हे कौन हो तुम? छोड़ो मेरी दीदी को, दूर हटो उनसे, कोई है, व्योम बचाओ। इतने में वैशाली नितिन के पास आकर उसके गले पर 2 उंगली दबाती है। इससे नितिन तुरंत ही बेहोश हो जाता है। वैशाली का ऐसा करना शिवन्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे गुस्सा आने लगता है तो वो झटके में अपने गले से कालाक्ष का हाथ पकड़ उसे पीछे कर मरोड़ देती है। इससे कालाक्ष की चीख निकल पड़ती है। वो फिर गुस्से से शिवन्या को देखने लगा। इतने में शिवन्या ने उसे कसके चाटा जड़ दिया। अपने बड़े भाई का ऐसा अपमान वैशाली सहन नहीं कर पाती और वो नागिन बन गई। उसे देख शिवन्या और सबसे ज्यादा ऋत्विक के होश उड़ गए। वैशाली तेज रफ्तार से शिवन्या की तरफ बढ़ी और उसने शिवन्या को अपनी पूंछ में लपेट लिया। उसे ऐसा करता देख ऋत्विक हक्का बक्का रह गया। वैशाली शिवन्या को काटने ही वाली थी। इससे पहले ही ऋत्विक ने जल्दी से विश को धक्का मारा और वैशाली की गर्दन पकड़ ली। कालाक्ष को ऋत्विक की इस हरकत पर बहुत तेज गुस्सा आया तो उसने ऋत्विक के सीने पर जोर से लात मार दी। इससे ऋत्विक हवा में उड़ता हुए दीवार पे पटक गया। उसके साथ साथ वैशाली भी दीवार पे पटक जमीन पर गिर गई। कालाक्ष तुरंत अपनी बहन के पास जाने को हुआ लेकिन इस बार शिवन्या ने उसे अपनी पूंछ में जकड़ लिया। उसने आव देखा न ताव झट से कालाक्ष को काट लिया। इससे कालाक्ष की चीख निकल गई। सब उसकी तरफ देखने लगे। इतने में शिवन्या भी इंसानी रूप में आ गई। शिवन्या को कालाक्ष को काटते हुए विश, दुष्ट और वैशाली से देख लिया था तो वो सारे शिवन्या को नफरत से देखने लगे। इस पल से वो सब शिवन्या के कट्टर दुश्मन बन चुके थे तो वो सारे एक साथ मिलकर शिवन्या पर टूट पड़े। वही शिवन्या भी इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो एक बार के लिए खुद को मार सकती है लेकिन अगर कोई उसके सामने उसके प्यारे भाई को मारे ये वो हरगिज़ सहन नहीं करेगी। वही ऋत्विक से ये देखा नहीं गया तो उसने जल्दी से वैशाली को पीछे से पकड़ लिया और कमर पर उसकी पूंछ लपेट ली। वही तेज रफ्तार से उसने एक हाथ से विश और दूसरे से दुष्ट की गर्दन पकड़ ली। ऋत्विक ने वैशाली को किसी रस्सी की तरह मरोड़ दिया था तो उसे बहुत दर्द हो रहा था। वही विश और दुष्ट भी ऋत्विक की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। ऋत्विक जो अब गुस्से में पागल हो गया था वो जोर से दोनों का सर दीवार में पटक देता है। इससे दोनों भाइयों की हालत गंभीर हो जाती है। वैसे भी इंसानी दुनिया में उनकी ताकत पहले से ही कमजोर हो गई थी। इतने में कालाक्ष हिम्मत करके खड़ा होता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर ऋत्विक को मुक्का मारने जाता है। वही ऋत्विक अपने एक ही हाथ से उसका वार रोक लेता है। फिर वो सामने से कालाक्ष को मुक्का मारने लगता है। दोनों के बीच जमकर हाथापाई होती है। इससे वहां की आसपास की चीजें भी टूटने लगती है। वही शिवन्या नितिन को गले लगा लेती है। वही नितिन बहुत ध्यान से ऋत्विक को देखता रहता है जैसे कोई फैन अपने हीरो को देखता है। फिलहाल कालाक्ष भी कमजोर था लेकिन फिर भी वो इतना भी कमजोर तो नहीं था कि उसे एक अकेला आम इंसान इतनी आसानी से हरा दे, तो वो इससे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे ये बात तो पक्की पता थी कि ऋत्विक एक इंसान ही है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि ऋत्विक उसे इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। वो नागलोक का व्योम के बाद का सबसे ताकतवर नाग है लेकिन आज वो एक साधारण इंसान के सामने हार रहा था। वार्ड के बाहर अब जोर जोर की चीजें टूटने की आवाज आने लगती है तो सब वार्ड के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। वही एक बड़ा डॉक्टर जल्दी से सिक्योरिटी बुलाता है और दरवाजा खुलवाता है। जाहिर था ऐसी खतरनाक आवाज आने पर कौन बेवकूफ अंदर जाता, तो कोई भी अंदर जाने का रिस्क नहीं लेता। गार्ड्स के आने पर सब शांत हो गया। वैशाली, कालाक्ष, विश और दुष्ट सभी नज वाले रूप में आ गए। सब जैसे तैसे खड़े हुए और बाहर जाने लगे। कालाक्ष अपना कंधा पकड़े,
विश और दुश अपना खून से लथपथ सिर पकड़े और वैशाली जैसे तैसे पैर लगड़ाते हुए वहां से जाने लगे। डॉक्टर्स और नर्सेज ने उन्हें काफी रोका, लेकिन वो किसी के भी रोकने से नहीं रुके। वही ऋत्विक, शिवन्या और नितिन बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। अभी अभी जो हुआ इससे वो सभी सरप्राइज थे। इतने में माँ और पापा भी आराम करके वापस आ गए। सभी हैरान परेशान थे। वही इन सब से शिवन्या को एक बात अच्छे से समझ आ जाती है कि अब उसका यहाँ रहना उसके लिए और उसके परिवार के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो वो भारी मन से ये तय करती है कि वो अपने पीछे जिया को छोड़कर व्योम के साथ नागलोक वापस जाएगी। शिवम हॉस्पिटल में हर तरफ हल्ला मचा हुआ था। हर कोई बस यही बोले जा रहा था, अरे तुमने देखा अभी अभी क्या हुआ। एक वार्ड में बहुत तरगीवाली हाथापाई हुई। 2 लोगों के सिर फूट गए, एक का कंधा टूट गया और एक लड़की लड़खड़ा रही थी। दूसरा बोला, हाँ मैंने भी देखा था, सब नर्स के यूनिफॉर्म में थे, लेकिन जब स्टाफ की गिनती करवाई गई तब सब मौजूद थे और सही सलामत भी थे, यानी वो नर्स लोग नकली थे। तीसरा बोला, हाँ मैंने भी ये सुना है, कहीं वो कोई हमलावर तो नहीं थे या कोई खतरनाक किडनैपर। सबके मुंह पर यही सारी बातें चल रही थी। वही वार्ड में ऋत्विक, शिवन्या और नितिन बस एक दूसरे का मुंह ताकते लगे। अभी अभी जो हुआ इससे वो सभी सरप्राइज थे। इतने में माँ और पापा भी आराम करके वापस आ गए। आते वक्त उन्हें जो बातें सुनने को मिली इससे वो दोनों भी हैरान परेशान थे। अब तक ऋत्विक ने हॉस्पिटल के ट्रस्टी से बात कर ली थी और उन्हें शांति से ये मामला हैंडल करने को कह दिया था। माँ रोते हुए बोली, हे शिव जी, ये सब क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। हमसे ऐसी भी क्या बड़ी भूल हो गई कि हम पर इतनी सारी मुश्किलें आ रही है। हे शिव जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसकी सजा प्लीज मुझे दे दो, लेकिन मेरे बच्चों को बचा लो। जो भी तकलीफ देनी है वो सब प्लीज मुझे दे दो। ये सुन शिवन्या को बहुत बुरा लगता है। वो नम आंखों से कहती है, नहीं माँ, अब आप में से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। देखना सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। शिव जी हमें कुछ नहीं होने देंगे, उन पर भरोसा रखो। पापा बोले, हाँ शोभना, शिवू सही कह रही है। हमें तो शिवजी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इतनी खतरनाक मुसीबतों में हमें बचाया, हमें सही सलामत रखा। देखो इन्हें, हमारे दोनों बच्चे सही सलामत है। नितिन भी मम्मी को दिलासा देते हुए बोला, हाँ मम्मी देखो, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप रो मत। नितिन का प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख माँ को थोड़ी शांति मिली। इतने में वहां ऋत्विक भी आ गया। पापा खुशी जाहिर करते हुए बोले, ऋत्विक बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दोनों बच्चे का ख्याल रखा, उन्हें उन गुंडों से बचाया, थैंक यू सो मच। माँ भी खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, तुमने जो आज किया है उसे हम पूरी जिंदगी याद रखेंगे। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुमने हम बूढ़े माँ बाप पर आज बहुत बड़ा एहसान किया है। ऋत्विक भारी दिल के साथ बोला, अरे नहीं, प्लीज अंकल आंटी, आप दोनों ये सब बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने बस वही किया जो उस समय करना चाहिए था। आप मुझे थैंक यू मत बोलिए प्लीज। नितिन फिर खुश होता हुआ बोला, मिस्टर ऋत्विक, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, आप बहुत अच्छा लड़ते हैं। आपने क्या धोया है उन बदमाशों को, एकदम फिल्मी स्टाइल में, कसम से मजा आ गया। क्या आपने लड़ने की ट्रेनिंग ली है? मासूम से नितिन का प्यार भरा रिप्लाई सुनकर ऋत्विक का दिल गदगद हो उठा। ऐसा होता भी क्यों नहीं, नकचड़े और खड़ूस नितिन ने आज पहली बार ऋत्विक से इतनी इज्जत से बात जो की थी। ऋत्विक नितिन के पास आया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नितिन, मैं जब तुम्हारी एज में था तब मैंने स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग ली थी। ये सुन नितिन का छोटा बा मुंह हैरानी और एक्साइटमेंट में बड़ा हो गया। वो सरप्राइज होकर बोला, वाओ सो कूल। ये सुन ऋत्विक मुस्कुरा दिया। वही शिवन्या भी ऋत्विक से बहुत इम्प्रेस हो गई थी। उसे ऋत्विक का, उसका और नितिन का ख्याल रखना, उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छा लगा। इससे उसके दिल में ऋत्विक के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ व्योम और शेषा माँ और पापा के इंसानी दुनिया में आने की बातें कर रहे थे। शेषा का सच में खून खोल गया था जब उसने व्योम की ये बात सुनी। व्योम ने खुश होते हुए बताया, शेषा, जैसे ही माँ और पापा यहाँ आएंगे मैं उन्हें तुरंत ही शिवन्या के घर ले जाऊंगा और हमारे रिश्ते की बात करूंगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। सच कहूँ तो मुझे ये दिन ऐसे लगते हैं जैसे साल की तरह बीत रहे हैं। मैं तो उस पल का इंतजार ही नहीं कर पा रहा हूँ जब मेरी और शिवन्या की शादी होगी, जब मेरी शिवन्या नागलोक की नागरानी बनेगी। शिवन्या 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 शिवन्या, ये नाम सुन सुनकर शेषा लगभग पागल हो चुकी थी।
वो बस किसी भी पल अपना आपा खोने वाली थी। इतने में वैशाली की जोर जोर से रोने की आवाज आई। इससे व्योम और शेषा दोनों ही चौंक गए। फिर वो तेजी से वैशाली के आवाज की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही सेकंड में वो उनके पास पहुंच गए। कालाक्ष बेहोश होकर पड़ा था, जिसे विष और दुष हाथ में थामे हुए थे। कालाक्ष का पूरा शरीर काला पड़ गया था और उसकी पीठ जहां उसे काटा गया था वो हिस्सा गहरा नीला और काला हो गया था। अपने प्यारे बेटे को ऐसे अधमरा देख शेषा के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। वही व्योम तेजी से कालाक्ष के पास आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर तुरंत पास के खंड में चला गया। शेषा ने वैशाली से गुस्से में पूछा, वैशु, ये सब क्या है? क्या हुआ कालाक्ष को? किसने काटा मेरे बेटे को? फिर व्योम भी दहाड़ते हुए गुस्से में बोला, विष दुष, बताओ मुझे, किसने हिम्मत की मेरे बेटे को काटने की? किसकी मौत आई है जिसने नागराज के बेटे को मारना चाहा? मैं उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा, जल्दी बोलो। ये सुन दोनों एक दूसरे को घबराते हुए देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें व्योम को पूरी बात बतानी चाहिए या नहीं। वही वैशाली अपनी नफरत और रोक नहीं पाई और अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए बोली, मेरे भाई की ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि आपकी उस शिवन्या ने की है। आज मेरा भाई जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो शिवन्या है। अगर आपको मारना ही है, जाकर उसे मारिए, उसके पूरे खानदान को खत्म कर दीजिए। उस लड़की ने बेरहमी से कालाक्ष भाई को काटा। आपको उससे भाई का बदला लेना होगा। आपको उस शिवन्या को जान से। वैशाली अपनी बात पूरी करती तभी उसे जोरदार चाटा पड़ा। व्योम गुस्से में वैशाली का गला पकड़ लेता है, फिर धमकाते हुए कहता है, वैशाली, तुम मेरी बेटी हो, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी बार जिंदा छोड़ रहा हूं। अगर यही बात किसी और ने मुझसे कही होती तो वो अब तक नर्क के द्वार पहुंच गया होता। मैं ये तुमसे दोबारा नहीं कहूंगा। उसका नाम इज्जत से लो और खबरदार जो उस पर उंगली तक उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना तुम। तभी शेषा नफरत से आगे आकर बोली, व्योम, ये आप क्या कर रहे हैं? कल की आई हुई लड़की के लिए आपने अपनी बेटी पर हाथ उठाया। आप सच में पागल हो गए हैं उस लड़की के लिए। आप ये तक भूल गए हैं कि वो एक इंसान है, एक मतलबी स्वार्थी इंसान। आपने उसे इतना सिर पर चढ़ा रखा है कि वो आपके ही बच्चों पर हमला कर रही है और आप उस पर अभी भी अंधा विश्वास कर रहे हैं। कैसे? क्या आप इतने पागल हो गए हैं कि आपको अब उस लड़की के आगे अपने खुद के बच्चे भी नजर नहीं आते? होश में आइए व्योम, होश में आइए। व्योम ये सुन शेषा की तरफ गुस्से से देखता है, फिर अपने अधमरे बेटे को देखता है। ये देख उसका खून खोल जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, शिवन्या। शिवम हॉस्पिटल में अब सब कुछ ठीक हो गया था। ऋत्विक ने नितिन को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवाया और वो सबके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। खास करके नितिन के साथ। वो दोनों मिलकर वीडियो गेम खेल रहे थे। नितिन थोड़ी थोड़ी देर में कहता, ऋत्विक ब्रो, मुझे बचाओ, वो लोग मेरी तरफ ही आ रहे हैं, जल्दी आओ। ऋत्विक फिर फुल फोकस के साथ बोलता, हाँ हाँ बेटा रुक, मुझे पहले इनसे तो निपटने दे। नितिन चिल्लाते हुए बोला, नो ब्रो, मेरी लाइफ लाइन खत्म हो जाएगी। आप जहां हो अभी के अभी मेरे पास आओ। ऋत्विक ने फिर तेज स्पीड में बटन्स दबाते हुए कहा, हाँ बाबा हाँ, लो मैं अभी आया। अब खुश? नितिन ने फिर खुश होते हुए कहा, ओह ये हुई न ब्रो वाली बात। ऋत्विक फिर अपने वेपन्स से सबको मार देता है। इस देख नितिन एप्रेस होकर कहता है, वाओ ब्रो, आप कितने फास्ट हो। सबको कितना फास्ट मत रहे थे। आप तो सुपर कूल हो। वैसे मेरी दीदी इस गेम में बहुत स्लो है, थोड़ी टिप्स आप उन्हें भी दे देना। ये सुन शिवन्या नितिन की तरफ आंखें दिखाने लगती है। वही ऋत्विक के दिमाग में इससे कुछ नई खुराफात चलने लगती है। वो नितिन से कहता है, अच्छा नितिन, अगर ऐसा है तो क्यों हम तुम्हारी दीदी को भी ये गेम खिलाए। अगर वो मेरे साथ खेलेंगी तो मैं उसे एकदम प्रो प्लेयर बना दूंगा, लेकिन तुमसे थोड़ा कम। ये सुन नितिन खिले हुए चेहरे के साथ शिवन्या को देखने लगता है। फिलहाल शिवन्या का खेल खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर जब वो नितिन का चमकता हुआ चेहरा देखती है तो वो उसे मना नहीं कर पाती। वो नितिन के पास आए तभी उसके दिमाग में व्योम की आवाज आए, शिवू, अभी के अभी वार्ड से बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुन शिवन्या बाहर की तरफ देखने लगती है। दीवार के उस पार सच में व्योम और जिया खड़े थे। व्योम को देख शिवन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। व्योम को देखते ही शिवन्या का दिल करता है कि वो भागी भागी व्योम के पास जाए और उसे कसके गले लगा ले। वही ऋत्विक को देखकर जिया का दिल भी अंदर ही अंदर मचले जा रहा था। वो कैसे अपने दिल को काबू किए बैठी थी ये तो बस वो ही जानती थी।
नितिन फिर शिवन्या का हाथ पकड़कर कहता है, अरे दीदी ऐसे दीवार की तरफ क्या देख रही हो, यहाँ आकर बैठो मेरे पास। शिवन्या कुछ बहाना बनाकर कहती है, ओह नितिन बस 2 मिनट रुक जाओ, मुझे अर्जेंटली वॉशरूम जाना है, मैं अभी आए। इतना बोल शिवन्या नितिन से अपन हाथ छुड़ाकर बाहर जाने लगी, पर इतने में ऋत्विक उसका हाथ पकड़ लेता है। इससे नितिन, शिवन्या और सबसे ज्यादा तो व्योम चौंक जाता है। व्योम जोर से दीवार पर हाथ मारता है, फिर गुस्से से कहता है, इसलिए इतनी हिम्मत कि इसने मेरी शिवन्या का हाथ पकड़ा, मैं इसे जान से मार दूंगा। जिया व्योम को शांत करवाते हुए बोली, आप शांत हो जाइए नागराज, इंसान ऐसे ही होते हैं जज्बाती, आप प्लीज उनकी हरकतों को इतना दिल पर मत लीजिए, शांत हो जाइए। वही शिवन्या आंखें बड़ी करके ऋत्विक को देखने लगती है। ऋत्विक को भी लग गया कि उसकी टाइमिंग अभी सही नहीं है, तो वो फिर हाथ छोड़कर कहता है, ओके फाइन, लेकिन लेट मत होना, जल्दी आ जाना। शिवन्या हाँ में सिर हिलाती है, फिर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। वो व्योम से कुछ कहती इससे पहले ही व्योम उसका हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल के बाहर ले जाने लगता है। शिवन्या भी फिलहाल व्योम से अकेले बात करना चाहती थी, तो वो भी मना नहीं करती। वही जिया 2 मिनट बाद वार्ड में वापस आ जाती है। फिर वो तीनों मिलकर वीडियो गेम खेलने लगते हैं। जिया का ये पहली बार था, जो जाहिर था उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था, तो वो बार बार गेम से बाहर हो जाती थी। नितिन इस चीज से ऊब जाता है, तो वो गुस्से में कहता है, ओफो दीदी, आपसे इतना सिंपल गेम भी ठीक से खेला नहीं जाता, जाओ मैं नहीं खेलता आपके साथ। ये सुन जिया का चेहरा बहुत छोटा हो जाता है, उसे सच में रोना आ जाता है। वही ऋत्विक को इस बात पर नितिन पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो उस पर चिल्लाने ही वाला था, तभी नितिन मासूमी से उससे कहता है, ऋत्विक ब्रो, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरी दीदी को गेम खेलना सिखा सकते हैं? ये सुन ऋत्विक का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वही इससे जिया शॉक रह जाती है। वो नितिन से ना कहने ही वाली थी, तभी ऋत्विक जल्दी जल्दी में बोल देता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारी दीदी ये गेम सीखना चाहती है तो मैं उसे जरूर सिखाऊंगा। ये सुन जिया गुस्से से ऋत्विक को देखती है और हाथ चबाने लगती है। वही शिवन्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि व्योम उसे आखिर कहाँ ले जा रहा था। शिवन्या बार बार उससे पूछती रही, व्योम आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? व्योम, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मैं अभी नागलोक नहीं जाऊंगी। व्योम, तुम सुन रहे हो ना, छोड़ो मुझे। व्योम। व्योम उसे उसी खंडहर के पास ले आता है जहाँ शेषा और उसके बच्चे थे। उन्हें देख शिवन्या चौंक जाती है। वही शेषा उसे देखते ही उस पर बरस पड़ती है। शिवन्या की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जहर देकर मारने की? तू एक बार नागिन क्या है गई, तुझे लगता है तू अब किसी को भी जान से मार सकती है? अरे एक कुत्ता भी अपने मालिक से वफादार होता है, और एक तुम, जिन्होंने तुम्हें इतनी सारी शक्तियां दी, नागमणि दी, तुम उन्हें ही डसने लगी हो। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा? क्यों मारा तुमने उसे? बोल शिवन्या बोल। ये सब सुनकर शिवन्या शौक रह जाती है। उसकी नजर अब जाकर कालक्ष पर जाती है, जो अधमरा सा एक बड़े पत्थर पर पड़ा था। उसे देख शिवन्या की आंखें बड़ी हो जाती है, जाहिर था वो उसे पहचान है थी। इतने में शिवन्या की नजर व्योम पर चली जाती है, जो बस एकटक अपने बेटे को घूर रहा था। उसे देख शिवन्या के दिमाग में जैसे ब्लास्ट हो जाता है, क्या उस पर जानलेवा हमला करने वाले व्योम के अपने बच्चे थे? इतने में वैशाली शिवन्या के पास आकर गुस्से से बोलती है, शिवन्या अभी के अभी मेरे भाई को ठीक करो, उसे जिंदा करो। मैं कहती हूँ उसे जिंदा करो, नहीं तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगी, समझी? पापा आप इससे कहिए ना, ये आपकी बात तो मानती है ना, इससे कहिए ये मेरे भैया को ठीक कर दे। पापा भैया को ठीक करो प्लीज। ये सब बोलते वक्त वैशाली अपने नाखून शिवन्या की बाजुओं में चुभा देती है। इससे शिवन्या को बहुत तेज दर्द होता है। वही व्योम कसके अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। शेषा फिर नफरत से व्योम से कहने लगती है, व्योम आपका अपना बेटा यहाँ तिलतल का मर रहा है और आप ऐसे बस चुपचाप खड़े हैं। अरे मामूली इंसान भी बिना किसी शक्ति के अपना पूरा जोर लगा देता है अपने बच्चे के लिए, यहाँ तक कि वो अपनी जान तक दे देता है। और एक आप हैं नागलोक के नागराज होते हुए भी अपने बेटे तक को बचा नहीं सकते। लानत है आप पर। मैं पूछती हूँ मेरे बेटे का कसूर ही क्या है? बस इतना कि वो इस शिवन्या को पसंद नहीं करता। इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा। आप सुन भी रहे हैं मैं कह क्या रही हूँ? मेरे बेटे को जिंदा करो, इसे कहो कि वो मेरे बेटे को जिंदा करे। आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या अब आपके लिए आपके बच्चे मायने नहीं रखते? क्या इस शिवन्या की वजह से आप अपने ही बच्चों को मार देंगे? अरे कुछ तो बोलिए। व्योम
इतना बोल शेषा व्योम के सीने पर मारने लगती है। वही व्योम बस चुपचाप खड़े होकर अपने बेटे को देख रहा था। उन दोनों को ऐसे देखकर शिवन्या को भी बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वही विश और दुष बस इसी ताक में बैठे होते हैं कि कब शिवन्या नागमणि बाहर निकालती है और वो उसे हथियाए। वो दोनों भाई अपनी शक्तियों से कालाक्ष के शरीर को गर्म रख रहे थे, साथ में उसके शरीर में शिवन्या का जहर फैलने से रोक रहे थे। आखिरकार अब जाकर उनका इंतजार खत्म हुआ। साथ में शेषा की भी आंखें चमक उठी जब व्योम ने शिवन्या के पास आकर कहा, शिवन्या, मुझे नागमणि दे दो अभी इसी वक्त। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।